जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी गाइस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको हम कवर अप करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक PYQ सवाल से। ओके, इसका आंसर जो है ना गाइज आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे ऐसे डेली मैं आप लोगों के लिए एक PYQ लेके आती हूँ। इससे क्या होगा, आपका एक तरह से डेली एक एक करके भी PYQ समझ में आते जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में का। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इनमें से कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सो द एक्ट्स आर रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या फिर तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपने बताना है नीचे कमेंट करके, करेक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन थोड़े टाइम बाद में। ओके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से। आज के जो बात कर रहा है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, मुझे लगता है 2 दिन से हमारा इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात चल रही है। 2+2 डायलॉग होने वाला है, हो गया। कल फ्राइडे था ना, कल ही तो था 2+2 डायलॉग, राइट। और इसके पहले मैंने इंडस एक्स के ऊपर से भी आपको एक आर्टिकल समझाया था। 2+2 डायलॉग से ही रिलेटेड, इंडिया US के बीच में जो इंडस एक्स चल रहा है उससे रिलेटेड। तो चलो अब देखते हैं कल की 2+2 डायलॉग में क्या बातचीत हुई, कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर को। फाइन। सो External Affairs Minister S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh hosted visiting US Secretary of State Antony Blinken and US के जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉर्ड जे ऑस्टिन, वो आए हुए थे फॉर इंडो US 2+2 डायलॉग। ये सब तो हमें पता है, बट बातचीत क्या हुई हम ये देखने वाले हैं अभी कि बातचीत क्या हुई। सो इसमें गाइस बातचीत ये हुई कि डिस्कस किया उन्होंने कुछ कुछ इश्यूज़ के बारे में। अब कुछ कुछ इश्यूज़ मतलब क्या, जहाँ पे इश्यूज़ की बात आई वहाँ पे चाइना का इशू तो डिस्कस होगा कि चाइना रीजन में किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से बाउंड्री डिस्प्यूट है। आपको याद है अभी 2 दिन पहले हमने आर्टिकल किया था चाइना के ऊपर ही, राइट। साउथ चाइना सी से रिलेटेड ये आर्टिकल था कि कौन सी कंट्रीज है जिनको साउथ चाइना सी में चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है उससे दिक्कत है। तब मैंने आपको बताया था टेंशन मत लो, इंडिया अकेली नहीं है, बाउंड्री के साथ साथ वाटर में भी यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। याद आया? आई थिंक अभी तक आ गया होगा याद। तो चाइना के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात हुई रीजन में कि किस तरह से चाइना बिहेव करता है। हम दोनों मतलब कि आप और मैंने, US और इंडिया मिलके सबके साथ में किस तरह से इसको टैकल कर सकता है। उसी के साथ साथ इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई। हाल ही में हुआ था ना तनाव इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस के ऊपर से, राइट। कनाडा ने अपने जो डिप्लोमेट्स है उनको भी रिटर्न बुला लिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो वही कुछ कुछ यहाँ पे उस कुछ कुछ के बारे में बहुत कुछ बात हुई है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में अभी कैसा चल रहा है, किस तरह से स्थिति है। तो इंडिया ने अपना जो पक्ष है उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस है वो ठीक है, हमारे बीच में बातचीत जो है टॉक जो है वो हो रही है। ओके, इस विषय। उसके बाद गाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के डेट में चल रहा है, इजराइल और हमास के वॉर के बारे में भी बात हुई। उसके बारे में भी चर्चा हुई कि किस तरह से इन चीज़ों को सारी कंट्रीज़ मिलके टैकल कर सकते हैं, किस तरह से इजराइल हमास वॉर को हम रोक सकते हैं मिडल ईस्ट वॉर बनने से, कि मिडल ईस्ट को किस तरह से बचाया जा सकता है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से कम करा जा सकता है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों के चक्कर में मिडल ईस्ट में भी जो वॉर है वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लग जाए। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कई सारे रीजंस हैं इन सारी चीज़ों के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं गाइज अगले साल। कल के ही आर्टिकल में मैंने कवर अप किया था कि इलेक्शंस हुए थे मालदीव्स में और वहाँ पे नए प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइजी वो चूज होके आए थे, राइट। एंड उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में। ये मैंने आपको कल बताया था। तो उसी तरीके से बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शंस होने वाले, तो इस पे इंडिया का क्या व्यू है, क्या लगता है, किस तरह से चीज़ें हो सकती है, ये सारी बातें हुई। अब ये तो हो गई इधर उधर की बातें, बट स्पेशली इनके बीच में कौन कौन सी बातें हुई। तो इनके बीच में बातें हुई इंडिया एंड US के बीच में कि किस तरह से हम हमारे डिफेंस स्ट्रेटजी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम दोनों साथ में मिलके स्पेस में, ह्यूमंस को स्पेस में जो भेजना है उस स्पेस के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं, क्या क्या चर्चा हुई, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बात करी। और उसी के साथ इजराइल हमास वॉर के बारे में बात हुई,
यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात हुई और इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये तक कहा कि सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस। सो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए इंडिया ने ओवरऑल जो है वो सपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है स्टार्टिंग से। और इंडिया का क्या बोलना है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कि जहाँ पे टेररिज्म है वहाँ पे हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। एंड बोथ स्टैंडिंग विद इजराइल अगेंस्ट टेररिज्म, दोनों इंडिया एंड यूएस इजराइल के साथ में मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं। एंड उन दोनों का ये मानना है कि जिन पीपल को एज हॉस्टेजेस हमास ने अपने पास रखा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए, ये इन दोनों का मानना है। कन्वर्सेशन अगर बायलैटरल लेवल पे मैं बोलूँ तो बायलैटरल कॉपरेशन की यहाँ पे बात हुई कि किस तरह से हम बायलैटरल कॉपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ मोदी जी से भी इनकी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी चर्चा हुई। प्रोग्रेस इन वेरियस एरियाज के बारे में बात हुई, इंक्लूडिंग डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, देन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी कि किस तरह से दोनों कंट्रीज मिलके एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किस तरह से अपना बॉन्ड क्रिएट और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, राइट। कैसे यूएस इंडिया को या इंडिया यूएस को किस तरह से इसमें हेल्प आउट कर सकता है, कैसे आगे बढ़ा जाए टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में, स्पेस के मामले में, हेल्थ के मामले में, ये सारी चीज़ों के बारे में गाइस बात हुई। उसी के साथ में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, उन्होंने ये भी बोला वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन अर्ली रिजम्पशन डायलॉग, कि हम हमेशा सॉल्यूशन की तरफ ही रहते हैं कि किस तरह से दो स्टेट्स के बीच में जो है हम सॉल्यूशन लेके। आपको याद है थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के अगर हम लोग इस बारे में समझे तो जब कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर की बात हो रही है, कोल्ड वॉर था उस टाइम पे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो डिवाइड हो गया था, राइट, वन एंड द सेकेंड पोल के बीच में, राइट। यूएस एंड यूएसएसआर उस टाइम पे थे, तो इनके बीच में बट के रह गया। तब इंडिया ने, भारत ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम लाया था, कि हम क्या रहेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ना हम यूएस के साइड में रहेंगे और ना हम यूएसएसआर के साइड में रहेंगे, राइट। तब भारत ने अपना एक प्रॉपर स्टैंड क्रिएट किया था, इसीलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ इस तरह से देखती है कि हाँ ये एक टू स्टेट सॉल्यूशन वगैरह तक चीज़ों को लेके आ सकता है। पीस के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम इसको भी एडवोकेट करते हैं, किसको, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को। ओके और एक बात गाइज, इंडिया हैज ऑलरेडी सेंट 38 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट। ऑलरेडी हमने जो अफेक्टेड रीजन्स थे इस वॉर के बीच में उनको ऑलरेडी 38 टन्स की जो हेल्प है वो ऑलरेडी कर दी है और आगे भी हम करेंगे। ओके सो यही था इस आर्टिकल में, ये सारी चीज़ें थी नोट डाउन करने वाली। तो चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, काजू कैश्यू फार्मर। अब ये आर्टिकल है गाइज, आपको मिलेगा पेज नंबर 2 में। और आपको सच बताओ काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप मुझसे पूछो कि हिस्ट्री पे सवाल मैम किस तरह से आएंगे, तो आपको सबको पता है कि यूपीएससी की जो एग्जाम होती है उसमें हिस्ट्री पे और या किसी भी सब्जेक्ट में यार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एक सोर्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, जो आपको लेके जाता है पोर्तुगीज एरा में, कॉपर कॉइन्स में, न्यूमिस्मैटिक्स में, राइट। तो आपको किस किस तरफ ध्यान देना है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। तो चलो देखते हैं, नजर मारते हैं इस आर्टिकल पे। कैश्यू फार्मर चांसेस। अब क्या हुआ है ना, गोवा में श्रीधर जोशी करके एक फार्मर है नॉर्थ गोवा के ननोदा बम्बर विलेज में, ठीक है। तो वहाँ पे वो ही वॉज क्लीनिंग वीड्स एट हिज कैश्यू प्लांटेशन में, अपनी वीड्स जो है वो हटा रहे थे। और उनको क्या मिला, जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, एक घड़ा मिल गया उनको, एक पॉट मिला जिसमें बहुत सारे कॉइन्स थे। इस इमेज में आप देख रहे हो इतने सारे कॉइन्स थे, इसमें अराउंड 832 कॉपर कॉइन्स, सोचो। एंड उनको तो एकदम ऐसे खजाने के जैसे मिल गया ना, जैसे बचपन में हम सोचते थे मैं जाऊंगा गार्डन में थोड़ी सी खुदाई करूंगा, फील्ड में खुदाई करूंगा, मुझे भी खजाना मिल जाएगा, वैसे उनको भी ये एक तरह से खजाना मिला। एंड ही वॉज ऑल्सो स्टंड, वो देख के वो भी बहुत ज़्यादा स्टंड रह गए। एंड इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये कॉइन्स गोवा में ही मिंट हुए, गोवा में ही बने हैं 16th और 17th सेंचुरी में, पोर्तुगीज के रूल के टाइम पे गाइस। क्यों, क्योंकि इस पे दो चीज़ें मिली है इस कॉइन पे। सबसे पहले इस पे मिला है एक क्रॉस, और कॉइन की दूसरी साइड में एक इनिशियल लेटर मिला है। ओके तो ऐसा माना जा रहा है उस टाइम पे जो भी पोर्तुगीज रूलर रहेंगे ना, उनके नेम का वो इनिशियल हो सकता है या कोई भी चीज़ जो है वो डिनोट कर सकता है। सो द रेयर डिस्कवरी इज नाउ पार्ट ऑफ स्टडी। ये तो उन्होंने तो ये डिस्कवरी कर दी, फिर जो ऑफिशियल्स है उनको बुलाया गया, राइट, उनको इन्फॉर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी
एंड अब ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं रही, ये एक रेयर स्टडी भी बन चुकी है स्टेट के लिए, स्टेट के न्यूमिस्मैटिक सेक्शन के लिए. वी बॉट द वेसल होम एंड इनसाइड वर लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स. बता रहे हैं जोशी जी कि उन्होंने उस स्पॉट को, उस वेसल को घर में वो लेके आए एंड उसमें बहुत सारे उनको कॉइन्स मिले विथ सिम्बल्स एंड इंस्क्रिप्शन. इट वॉज नॉट श्योर वॉट टू डू. उनको नहीं पता था क्या करना है. फिर उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया, ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया. एंड स्टेट मिनिस्टर ऑफ आर्कियोलॉजी सुभाष फल देसाई उनके टीम के साथ उस विलेज में आए एंड कॉइन्स को अपनी कस्टडी में उन्होंने लिया. ऑफिशियल सेड द बरीड ट्रेजर कुड ऑफर इनसाइट्स इनटू गोवाज न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री. अब तक यही पता चला कि पोर्तुगीज के एरा का है, 16 और 17 सेंचुरी का है, राइट. एंड उसके एक साइड पे क्रॉस है और एक साइड पे किसी एक किंग के नेम का इनिशियल हो सकता है या किसी भी चीज़ को वो इनिशियल डिनोट कर सकता है. ज़्यादातर राजा या रूलर जो थे उस टाइम पे उनका इनिशियल ही रहता था, उनका नेम के का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वगैरह ऐसा ही रहता था. सो देयर वर नो बैंक्स इन द टाइम, दैट इज़ नॉट मच डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द काइंड ऑफ करेंसीज दैट वर इन सर्कुलेशन. आज के डेट में मैं आपको अगर बोलूँगी ना बैंक का नाम बताओ, आप मेरे को 10 के, आप मेरे को 30-40 बैंक का नाम अब भी ऐसे विद इन अ सेकेंड बता दोगे, राइट. बट उस टाइम पे तो बैंक्स वगैरह नहीं थे ना, तो इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी तो ईजी नहीं था. तो हमें खुद को ही नहीं पता भैया कि किस तरह की करेंसीज थी, किस तरह के कॉइन्स थे, हाउ इट वाज सर्क्यूलेटिंग, राइट. सो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. इसीलिए रूलर्स ऑफन इशूड कॉइन्स बियरिंग इनिशियल्स ऑफ देयर नेम्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल. क्रॉस का इंस्क्रिप्शन क्यों किया गया? क्योंकि वो रिलीजियस सिंबल है, राइट. वो उस रिलीजन को डिपिक्ट करेगा एंड नेम का इनिशियल वो उस राजा को, उस किंग को डिपिक्ट करेगा. सो देसाई जी ने ये भी बोला है, इट कुड बी दैट दीज कॉइन्स वर पार्ट ऑफ समवन्स पर्सनल कलेक्शन, कि ये मे बी किसी के पर्सनल कलेक्शन का पार्ट हो सकता है क्योंकि ये इस तरह से ज़मीन में दबा हुआ मिला, और हैव बीन बरीड फॉर द पर्पज ऑफ लैंड, फॉर द पर्पज ऑफ होर्डिंग फॉर कॉमर्स, कि कॉइन्स की होर्डिंग करके रखी होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है. ओके. एन ऑफिशियल सेट ड्यूरिंग ओल्ड कॉन्क्वेस्ट तीसवाड़ी, बरदेस एंड सैलसिट तालुकास इन गोवा वर अंडर पोर्तुगीज रूल. कि पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो तीसवाड़ी, बारदेस और सैलसिट करके जो गोवा की तालुका है वो थी अंडर पोर्तुगीज रूल. लेकिन अब इस डिस्कवरी के बाद कहीं ना कहीं ये जो कांटा है ये सतारी तालुका की तरफ भी डिपिक्ट करता है, जहाँ पे विष्णु श्रीधर जोशी जी को ये कॉइन्स मिले, राइट. कि क्या यहाँ पे भी, क्या इस डिस्ट्रिक्ट में भी, सॉरी, क्या इस तालुका में भी पोर्तुगीज का रूल हो सकता है? ये यहाँ पे एक सवाल आ जाता है. ओके. सो चलो गाइज, दैट वाज इट फॉर द आर्टिकल. थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. ओके. सो ये आर्टिकल है पेज नंबर 12 के ऊपर. एक्चुअली ये एक एडिटोरियल है, द राइस ऑफ द मैटर. अरे बाप रे, चावल पे मैटर हो गया, ये क्या बात चल रही है? पहले होता था ना कि अरे ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, अब तो चावल पे प्रॉब्लम होगी. अब ये चावल की प्रॉब्लम कहाँ से रिलेट करोगे आप? दिल्ली से AQI से दिल्ली का जो AQI गिरा है भैया, उससे रिलेटेड है ये. So, चलो, coming back to our topic properly, with the air quality indexed AQI PM 2.5 reaching 400 mark in New Delhi. तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि न्यू दिल्ली में 400 से ज़्यादा AQI लेवल जो है, इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरह से कहा है जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारा, राइट. तो यही है राइस ऑफ मैटर. सो द बेंच हैज आस्क्ड देम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग इन द पैडी फील्ड्स. जो पैडी फील्ड्स आप लगाते हो और क्योंकि आपको दूसरे क्रॉप सो करने हैं, आप उसको फिर उसको हार्वेस्ट करके उसको जला देते हो, तो ये जलाना बंद करो. एंड SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, ओके, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, स्टेशन हाउस ऑफिस को, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपके एरिया में ये होएगा ना तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. सो हाउएवर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब एंड ऑफिशियल्स वेंट टू विलेज टू स्टॉप स्टबल बर्निंग, दे वर फोर्स्ड टू लाइट फार्म फायर्स. दिस स्पीक्स ऑफ ब्रेकडाउन इन लॉ एंड ऑर्डर. कि उन्हीं को फोर्स कर दिया गया. भाई ये एक सवाल खड़ा करता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कि क्या हो रहा है. कंटेनिंग फार्म फायर्स इज क्रिटिकल इफ पीपल इन दिल्ली हैव टू ब्रीथ. सो अगर दिल्ली के लोगों को हेल्दी रहना है तो हमें ये फार्म फायर्स जो है वो रोकने पड़ेंगे. इसी वजह से on November 7 एज पर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली, बायोमास बर्निंग जो है वो अकाउंट करा था 37.8% फॉर पॉल्यूशन,
जो कि मेनली होता है स्टबल बर्निंग की वजह से, है ना। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात। उसी के साथ साथ दिल्ली में बताया आपको ऑड इवन स्कीम जो है वो लागू होने वाली थी, कार्स की ऑड इवन स्कीम, याद आया? कुछ बताया था मैंने इस बारे में भी आपको। सब जगह से घूम फिर के देखो, आज तो दिल्ली का AQI जो है वो कम है, वो 300 हो गया क्योंकि बारिश हो गई थी वहाँ पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिल्ली में हो गई बारिश की वजह से AQI लेवल जो है वो गिर गया है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मंडे को वापस से ये राइज हो जाएगा क्योंकि दिवाली है ना, राइट। उस वजह से मंडे को वापस से जो AQI लेवल है वो बढ़ सकता है। ये हो गई एकदम प्रॉपर करंट, ताज़ी करंट अफेयर्स मैंने सुनाई है आपको। सो इफ दिल्लीज पॉल्यूशन stubble burning is a big culprit for that it is not controlled, people in the city are likely to lose 11.9 years of their life। अगर इस चीज़ को, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो दिल्ली के लोग 11.9 ईयर्स अपनी लाइफ में से क्या करने वाले हैं, कट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टबल बर्निंग की वजह से जो एज है वो कम होते जा रही है वहाँ पे। Given that our life expectancy hovers around 71 years, losing 11.9 years of life for a population of about 22 million people in National Capital Territory is like killing 3.7 मिलियन पीपल थ्रू पॉल्यूटेड एयर। की डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पॉल्यूटेड एयर की वजह से 3.7 मिलियन लोगों को मार रहे हो, राइट। मतलब मार डाल रहे हो। एंड दिस स्ट्रेचेस टू मैनी अदर सिटीज इन नॉर्दर्न इंडिया। सो भैया ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको पता है, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो दीजिए। व्हाट आर द वेज टू स्टॉप स्टबल बर्निंग? बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें तो होते ही जा रही है। देखो मैंने आपको बताया था उस दिन, मेरे को लगता है परसों के आर्टिकल में, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है, हरियाणा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो स्टबल है उससे वो लोग बायोमास बना रहे हैं, राइट। बायोफ्यूल रेडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो स्टबल को जला नहीं रहे। मतलब काफ़ी कम लोग उस स्टबल को जला रहे, कहीं ना कहीं चीज़ें नियंत्रण में। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को ये भी कहा था कि सीखो ज़रा, समझो ज़रा, देखो ज़रा आप अपने आजू बाजू भी, और उस चीज़ को अप्लाई करो। बट गाइज यहाँ पे बात यही आ जाती है कि प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फिनिश करने के लिए। मैनी स्कीम्स हैव बीन ट्राइड टू हेल्प द फार्मर्स इन अपरूटिंग द एंटायर स्टबल, affecting harvesting paddy from making bales for boilers to using stubble for mulching। so happy ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई है। चलते हैं हम नेक्स्ट यहाँ के ऊपर। सो ये तो हमें पता है, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। रुकना ज़रा, उसके पहले थोड़ा ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बात? स्टबल बर्निंग की वजह से। जब स्टबल को बर्न किया जाता है ना, रिमेनिंग रेसिड्यूज को, तो उससे ग्रीन हाउस गैस भी तो बनती है ना उस पैडी के क्रॉप से। पंजाब इज स्टिल नॉट काउंटेड, उसको तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, राइट। सो वी हैव एस्टिमेटेड दैट पैडी कल्टिवेशन इन पंजाब प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 5 टन्स ऑफ CO2। समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो अ साइलेंट किलर। ये बस साइलेंट किलर है, कोई इसके बारे में बोल नहीं रहा है, किसी को समझ में आ नहीं रहा है। ये साइलेंटली किल करके कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वी ऑल्सो एस्टिमेट दैट पंजाब फार्मर्स गेट अ सब्सिडी ऑन पैडी कल्टिवेशन टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट ₹30,000। देखो इनको सब्सिडी मिलती है ना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से पैडी कल्टीवेशन जो है ना वो कम नहीं हो रहा भाई, क्योंकि पैसे तो मिल रहे हैं ना। दिस सब्सिडी कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स इन पंजाब पैडी कल्टीवेशन। 1/3, 1/3 जो क्रॉप का प्रॉफिट है वो सब्सिडी से ही आ जाता है। उतने प्रॉफिट की जितनी सब्सिडी उनको मिल जाती है, 1/3। दिस इज द रूट कॉज ऑफ फार्मर्स स्टिकिंग टू पैडी इवन व्हेन दे नो दे आर डैमेजिंग वाटर एक्विफायर्स। सबसे पहली बात तो ये है ना कि पंजाब का जो लैंड है, पंजाब जो स्टेट है, वहाँ पे वाटर लेवल जो है ना, ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी कम हो गया है यार, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इतना कम होते जा रहा है ना कि हम उसको रिचार्ज भी नहीं कर पाए आगे जाके। अगर अभी हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं लाया तो इस तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, ना कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की तरफ देख रहा है, ना कोई पानी की तरफ देख रहा है कि किस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? हाउ डू वी वीन फार्मर्स इन पंजाब हरियाणा बेल्ट अवे फ्रॉम पैडी? किस तरह से कर सकते हैं? हियर आर सम सजेशंस। कुछ सजेशंस है, जैसे पहले गिव अ सब्सिडी ऑफ 25,000 टू फार्मर्स स्विचिंग फ्रॉम पैडी टू पल्सेस। कि भाई पहले ना एक काम करो, 25,000 की सब्सिडी दे दो, जो भी पैडी से पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स या इवन मेज के ऊपर भी आ जाएगा ना, मतलब दालें उगाओ, ऑयल सीड्स दालें उगाओ, ऑयल सीड्स उगाओ,
मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी, ये सारे जो होल ग्रेन्स हैं वो होगा, और इवन मेज उगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन पैडी बंद करो. दिस विल हेल्प क्रिएट अ क्रॉप न्यूट्रल इंसेंटिव स्ट्रक्चर एंड विल नॉट कॉस्ट द गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट की कोई कॉस्टिंग नहीं, जितना आप पैडी कल्टीवेशन के लिए दे रहे थे उतना ही आपको इसके लिए देना है, राइट. वहां से उठा के यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं. सेकंड, इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इथेनॉल प्लांट्स बेस्ड ऑन मेज. कि इथेनॉल प्लांट्स अगर प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे बना देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम संगरूर वेयर द वाटर टेबल डिप्लेशन नीड्स टू बी अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल. तो वाटर टेबल को भी अगर हमें टैकल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मर्स को बोल सकते हैं कि आप मेज उगाओ, और हम इथेनॉल बेस्ड प्लांट्स सेटअप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करके. इससे हमारा वाटर लेवल भी डिप्लीट होने से बचेगा, राइट, एंड फार्मर्स की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सारी चीज़ें ठीक से भी हो जाएंगी. तो दिस विल हेल्प क्रिएट अ मार्केट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प इन लोअरिंग एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीक्यूलर ट्रैफिक. में बोलते हैं ना, एक तीर तीन निशान वही हो जाएंगे अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स को कन्विंस कर लेते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं कि आइए और यहाँ पे इथेनॉल बेस्ड प्लांट जो है उसको सेटअप करिए. इससे क्या होगा, वाटर डिप्लीशन भी कम होगा, और उसी के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग विद फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम होगा फ्रॉम व्हीक्यूलर ट्रैफिक. समझे. सो थर्ड हम लोग कर सकते हैं कि स्टेट एजेंसी शुड रिड्यूस पैडी प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम दोज फार्मर्स बर्निंग स्टबल एंड ऑल्सो इन दोज ब्लॉक वेयर वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग फास्ट. की स्टेट एजेंसीज क्या कर सकते हैं, शुड रिड्यूस पैडी प्रोक्यूरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं. जिस ब्लॉक्स में वाटर डिप्लीशन बहुत फास्ट हो रहा है ना, वहाँ पे इसको रिड्यूस किया जा सकता है जाके. 4, FCI should make it clear that they will not pay more than 3% on top of MSP for any मंडी फी. कि 3% से ज़्यादा भैया हम देंगे ही नहीं, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी कमीशन का हो, किसी भी मंडी फी का हो. दिस शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट. ये पूरे के पूरे स्टेट के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए. एंड लास्टली, PM needs to sit down with chief ministers of the state adjoining Delhi. कि प्रधानमंत्री जी को चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए. दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के एंड उनको बताना चाहिए, उनको इस पैकेज के बारे में समझाना चाहिए, राइट. कि आपने देखा है राशन की दुकान पे ज़्यादा करके गेहूँ और चावल ही बिकते हैं. हम क्या दे रहे हैं, हम डायबिटीज़ ही तो दे रहे हैं. क्या हो रहा है गेहूँ और चावल से. India is today becoming diabetes capital of the world. Why? Because we are consuming wheat और rice. घर में भी ऐसा होता है, भाई एक ही रोटी खाई कैसे पेट भरेगा, तो ठीक है चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाई. तो ओवरऑल वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन से ज़्यादा हमारा डाइट तो राइस और रोटी पे ही आ गया. जिस दिन रोटी नहीं खाओ, मान लो बवाली हो जाए, आज तो पूरे दिन रोटी नहीं खाई, ये शरीर में तो जान ही नहीं है. तो ये सब हमारे बस दिमाग का खेल है, राइट. इस वजह से आप राशन की दुकान पे भी देखोगे चावल एंड रोटियाँ बोल रही हूँ मैं भी, चावल और गेहूँ ही मिलता है अपन को, राइट. उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिशियस क्रॉप से. जहाँ हम पैडी के लिए सब्सिडी दे रहे थे, वहाँ हम पल्सेस के लिए सब्सिडी दे, मिलेट्स के लिए सब्सिडी दे. तो इससे क्या हो जाएगा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे भी राइस और चावल के बजाय क्या आएगा, मिलेट्स आएंगे, पल्सेस आएंगी, राइट. और इससे हम इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को न्यूट्रिशन हब्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम न्यूट्रिशन क्रॉप्स को सप्लाई करेंगे, ना कि चावल और गेहूं को. अंडरस्टैंडिंग. सो ये चौथा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा. अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम आगे चल के कि हमारी कंट्री कहाँ तक जा सकती, तो उसके लिए तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है ना. ग्रास रूट लेवल से ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड सॉल्यूशन. आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, सो दैट वाज इट फॉर द आर्टिकल. आई होप आपको ये द राइज ऑफ द मैटर का मैटर समझ में आ गया होगा. ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है बैलर, अ मशीन फॉर ऑफ साइट मैनेजमेंट ऑफ फार्म स्टबल. अब ये क्या है, अब सब बोलते हैं ना कि स्टबल बर्निंग मत करो, तो किसान भी पूछेंगे भाई तो क्या करे, कैसे निकाले, उसको कैसे डिस्पोज करे, उसको किसको बेचे, वो सारी चीज़ें तो बता दो, राइट. उन सारी चीज़ों का तो प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करो. जैसे आपको याद है जब प्लास्टिक बैन हुआ था ना हमारे स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन हुआ था, मुंबई में प्लास्टिक बैन हुआ था, तो सबका यही बोलना था कि एक तो बारिश में आपने बैन कर दिया है, उसके ऊपर से कोई ऑल्टरनेटिव तो दे दो ना प्लास्टिक के लिए एक ऑल्टरनेटिव दे दो लोगों को, तभी वो लोग उससे शिफ्ट होएंगे ना,
विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव शिफ्ट होएंगे क्या? अगर छोटे बच्चों से आपको पढ़ाई करवानी है मान लो, या कोई बात मनवानी है, तो आप उनको कुछ तो देते हो ना, चॉकलेट देते हो, वेफर्स देते हो, फ़ोन दे देते हो आज के डेट में, तो कि भाई देख ले, तू फ़ोन देख ले थोड़ा टाइम, बट शांत बैठी हो, करते हैं ना ऐसे। सो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट उनको कोई दूसरी चीज़ दे रहे हैं, उनको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं चीज़ों के लिए, तात्पुरता। इट मीन्स कि ऑन द टेम्पररी बेसिस, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के लिए सिर्फ। तो एटलीस्ट जो फार्मर्स हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि फार्म स्टबल को बर्न मत करो, तो उनको भी एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एंड वो सॉल्यूशन है बैलर अ मशीन। तो ये बैलर मशीन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले इसको देख लो, अपने आंखों में बसा लो, राइट। सो ये बैलर मशीन से क्या होता है ना, ऐसे बेल्स बनाए जाते हैं, ये स्टबल के बेल्स बनाए जाते हैं, राइट। ये बनाए जाते हैं। ये मशीन जो है ये ऑफ साइट मशीन है, एक्स सेतु मशीन है, राइट। सो विद द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फायर्स बीइंग टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट, अ मशीन दैट फैसिलिटेट्स एक्स सेतु ऑफ साइट स्टबल मैनेजमेंट हैज बीन इन डिमांड इन पंजाब। ये मशीन ऑलरेडी पंजाब में डिमांड में है। बेलर मशीन हैव बीन अराउंड फॉर अ डिकेड। एक डिकेड मतलब 10 साल से, यार एक डिकेड कितने साल का होता है, 10 साल का होता है, 10 साल से ये मशीन है। अराउंड 2000 ऑफ देम ऑपरेट इन पंजाब, 2000 तो पंजाब में ऑपरेटिंग है, और उन 2000 में से 1268 मशीन्स जो है वो वन ऑफ दिस 1268 आर हाईली सब्सिडाइज्ड। ओके, ये सब्सिडाइज है 50 to 80% के लिए। अब देखो ये मशीन कोई सस्ती नहीं है, ये मशीन भी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये सब्सिडाइज्ड है इस तरह से अंडर सेंटर्स क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम, कि सरकार भी जो है वो कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो स्टेप उठा रही है। मैनेजिंग पैडी स्टबल अपॉन हार्वेस्टिंग पैडी क्रॉप्स लीव्स द स्टबल ऑन द ग्राउंड, ये हम सबको समझ में आ गया है मैम। फार्मर्स नीड्स टू गेट रिड ऑफ द स्टबल, क्योंकि उनको दूसरा क्रॉप जो है वो लगाना होता है। तो स्मोक वगैरह जो भी आता है, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड इज इंक्लूड इन कॉपरेशन ऑफ स्टबल इनटू सॉइल यूजिंग मशीन। तो ये एक है इन सेतु मैनेजमेंट की, जो स्टबल है ना उनको आप सॉइल में ही मिक्स कर दो। तो फार्मर्स का ये बोलना है ना कि सेज दिस लीव्स फील्ड वल्नरेबल, जब हम उस स्टबल को सॉइल में मिक्स करते हैं ना, तो उस फील्ड को वल्नरेबल बनाता है, इंसेक्ट्स आते हैं, और उसको उन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए ना हमको टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ जाते हैं। सो फॉर मैनी एक्स सेतु मैनेजमेंट इज प्रेफरेबल। तो सबके लिए अगर देखा जाए तो मोटा मोटी एक्स सेतु मैनेजमेंट जो है, जो कि है ये बैलर मशीन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, सो ये क्या करता है, बैलर कंप्राइजेस एग्रीकल्चरल रेसिड्यू इनटू मैनेजेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल बेल्स। तो जो रेसिड्यूज है ना उनको इस तरह से ये बना लेता है, राइट, इस तरह से ये बना लेता है कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट। फार्मर्स कट द क्रॉप रेसिड्यू विद अ ट्रैक्टर माउंटेड कटर से कट कर लेते हैं। आफ्टर 2 days ऑफ ड्राइंग, उनको 2 दिन सुखाया जाता है। और रेक arranges the stubble in straight line. A tractor mounted baler machine then comprises the stubble into compact bales using netting यूज करते हुए इस तरह के जो बेल्स है वो क्रिएट किए जाते हैं उन स्टबल्स के, ताकि इसको फिर क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके फैक्ट्रीज में या फिर डंपिंग साइट्स में। सो इन फील्ड्स वेयर बेल्स आर यूज, फार्मर्स कैन इमीडिएटली प्लो द फील्ड एंड सो द नेक्स्ट क्रॉप। सो जहाँ पे भी बेलर्स का यूज़ किया जाता है उसमें वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, फार्मर्स फटाक से जो है जल्दी से एकदम जो न्यू सीड्स है वो सो कर सकते हैं, न्यू क्रॉप्स जो है वो सो कर सकते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर बेलर्स जो है वो सिलेंड्रिकल या फिर तो रेक्टेंगुलर बेल्स जो है वो बनाते हैं। एंड इसका वजन कितना होता है, 25 to 30 kgs वेट होता है, 25 to 30 kgs। दो बिग मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ये नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉट इनफ यूनिट्स करंटली। तो भैया अगर बेलर मशीन भी है तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उतनी ज़्यादा नहीं है भाई, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। सो अ सिंगल बेलर कॉस्ट अबाउट 14.5 लाख विदाउट सब्सिडीज। तो कॉस्ट ऑफ रेक एंड कटर आर एक्स्ट्रा अराउंड 2.5 to 3 लाख। सो ईच बेलर कैन कवर 15 to 20 एकर्स इन अ डे। सोचो एक बेलर जो है वो पूरे दिन में प्रतिदिन 15 से 20 एकर्स ही कवर अप करता है। वेदर परमिटिंग दे ऑपरेट फॉर अराउंड 45 days। वेदर परमिटिंग वो 45 days के लिए ऑपरेट करते हैं। करंटली अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब हैज 32 लाख हेक्टर्स ऑफ राइस फील्ड। समझ रहे हो, 32 लाख हेक्टर्स। एंड एक दिन में ये बेलर कितना कर सकता है, 15 to 20 एकर्स इन अ डे, right, depending on how many days they operate. Only 15 to 18% of this area can be covered
बाय द अवेलेबल बेलर इन द स्टेट। सिर्फ 15 से 18% एरिया ही कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि एरिया आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, एंड बेलर मशीन्स कितने। आफ्टर दे वर इंक्लूडेड अंडर CRM बोले तो सेंटर्स क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ठीक है। द यूनिट्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट 2 years 2018 and 19. Fine. The next 3 years, however, saw a total of 768 balers sold under subsidy, with another added 500 this year. इस साल और 500 ऐड हुए। अराउंड 700 नॉन सब्सिडाइज बेलर्स करंटली ऑपरेट इन द स्टेट। 700 नॉन सब्सिडाइज है और बाकी कितनी सब्सिडाइज है ये मैं बता चुकी हूँ। टोटल कितने हैं हमने पहले देखे, 1268। ट्रेन का नंबर नहीं बता रही हूँ मैं, क्या बता रही हूँ आपको, नंबर ऑफ बेलर मशीन्स बता रही हूँ। 1268 इतने बेलर मशीन है, उसमें से 50 to 80% जो है वो क्या है, वो सब्सिडाइज्ड है। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी एग्जाम यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। एंड आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के डब्बे के ऊपर ज़रा जाइए और करिए क्लिक और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं आपके लिए नोट्स। फाइन। सो गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के साथ। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी दिवाली।